हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों पैराबोला। और हम लोग बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आखिरी सेक्शंस में हैं, दैट इज़ कि कोनिक सेक्शन इस समय हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन गेट ऑल द एस सी वी सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो क्लास 11 की पूरी फिजिक्स, क्लास 11 की पूरी केमिस्ट्री यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर के अंदर है। और इस समय क्लास 12th में सॉलिड स्टेट हो चुका है एंड वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ विद केमिकल काइनेटिक्स। और इसी तरीके से फिजिक्स में इस समय हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर रहे हैं बच्चों, वो पूरी क्लास 11 ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। तो बच्चों, इसी तरीके के ऑसम कोर्सेज आपको ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप में भी मिलते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि आपको मैथ्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस का एक बहुत ही शानदार कोर्स है बच्चों, और पीसीएम की टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए, ठीक है। और बच्चों वहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ें और बहुत ही औसम तरीके से जो है 1-to-1 स्टाइल में पढ़ें, जो कि आपको कहीं पर भी जो है मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए, इस समय हम लोग जो है पैराबोला के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। पैराबोला में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है, और साथ में डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स कैसे पता करते हैं, टैंजेंट लाइन ऑन वर्टेक्स कैसे निकाली जाती है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, ये सारी जानकारी हमको पता चल गई थी। और हम किसी भी पैराबोला में ये सारी पॉइंट्स जो है या लाइंस पता कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद वन ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड ऑल द पैरामीटर्स find all the parameters find all the parameters corresponding to एक गिवन हमारे पास इक्वेशन होगी, और वो गिवन इक्वेशन में बताता हूँ आपको, ठीक है। 4x² प्लस 4x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे ये किस तरीके की क्वाड्रेटिक इन x है और लीनियर इन y है, तो यानी कि या तो ऐसी कर्व बनेगी या फिर इस टाइप की कर्व बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि x² का जो कोफिशिएंट आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है कि निगेटिव आने वाला है, ठीक है। यानी कि इक्वेशन क्या इस तरीके से लिखी जाएगी, तो ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी तो ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगी, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, इसका जो 4x² प्लस 4x है इसको इधर भेजिए आप, -8y-3 ऐसे भेजिए। और सबसे पहले जो यहाँ पर काम किया जाता है कि इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, इनको हम लोग जो है क्या करते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि 1 कर देते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 करेंगे और 8 में भी जो कोफिशिएंट रहेगा उसको 1 कर देंगे। तो वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे 4 को कॉमन ले लिया तो x² प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर आपको -8 कॉमन लेना होगा तो आपके पास पहुँचेगा y प्लस 3/8। इस टाइप के काम आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। अब इस 4 से आप इस 8 को कैंसिल कर देंगे, तो यू विल बी हैविंग x² प्लस x इज इक्वल टू -2 टाइम्स y प्लस 3/8। ये काम करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू। अब यहाँ पे आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको क्या करना होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं आप, ठीक है। हाफ से डिवाइड करके उसी को, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको एक्स्ट्रा जो है ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1/4, है ना, क्योंकि 1/2 आपने लिखा है यहाँ पर। देखिए x² प्लस 1/4 प्लस x, तो इतना तो है ही है, ये 1/4 जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया उसको आप इधर की तरफ ऐड कर दें, यानी कि y प्लस 3/8, है ना, इतना था, और प्लस 1/4 ऐसे लिख दें, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लिख दें, क्लियर। ये इतने से ही देखिए आपका इतने ही टर्म में ये 1/4 ऐड हुआ है। तो आप एक कोशिश करें इसको कि आप इसमें से भी 2 को कॉमन ले पाएँ।
इसलिए आपको इसे 1/8 इसके अंदर ही लिख देते हैं हम लोग। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y प्लस 2/8 है ना, यानी कि 1/8 करके इसके अंदर लिख दें तो 4/8 हो जाएगा। समझ में आए? तो ये आपका 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ आप ये चीज़ चेक कर लें, नहीं 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि एक काम करिए आप इसको ऐसे लिखिए 2/2 × 8 है ना, जैसे कोई कन्फ्यूज़न आपको भी ना रहे। तो अब देखिए यहाँ से भी आप जो है -2 को कॉमन रखिए, तो आप लिखेंगे y प्लस 3/8 और माइनस क्योंकि आपने कॉमन लिया यहाँ पर तो -2/8 2/8 ठीक है, यही होगा। 2 कॉमन ले लिया, ओके। तो 1/8 तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 2/8 2/8 तो 1/4 ठीक है। अब समझ में आया, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स y प्लस 2/8 और 2/8 को कैंसिल करेंगे तो 1/4, वो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ। तो ये आपका देखिए आ गया। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स यहाँ पे क्या लिखेंगे आप y प्लस 1/4। तो आपको कैसे किससे कंपेयर करना होता था, एक्स स्क्वायर -4a टाइम्स कैपिटल Y, यही मैंने बताया था आपको। यहाँ से आपको कंपैरिजन शुरू करना है, ठीक है। तो ये किस तरीके का देखिए पैराबोला है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला है, ठीक है। तो इस वाले पैराबोला में जो जो चीज़ें आप लिखते थे तो मैं इधर एक साइड में बना लेता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया पूरा फुल प्रूफ आइडिया लग जाए कि क्या होने वाला है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आप जो है सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, y इज इक्वल टू a, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या हैं, 0, -a, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज y इज इक्वल टू 0। एल आर की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -a, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -a और यहाँ पे 4a लेंथ होती है तो ये 2a लेंथ हो जाएगी। तो x का कोऑर्डिनेट ही यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि 2a, -a, और यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज -2a, -a, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने होंगे। तो सबसे पहले वर्टेक्स आप लिखिए, तो वर्टेक्स लिखा जाता है कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो -1/2 -1/4, एंड यू शुड फाइंड आउट कि a की वैल्यू कितनी है। तो 4a को 2 से साथ लिखिए तो a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी फोकस की वैल्यू हो जाएगी 0, -1/2। अब a इधर आए तो a ही ऊपर जाओगे, तो जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दैट विल बी y इज इक्वल टू 1/2। बोलो भाई, किसी को कोई परेशानी यहाँ पर, कर लोगे ये चीज़। तो वर्टेक्स आ चुकी है, फोकस आ चुका है, डायरेक्ट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। और क्या क्या चाहिए आपको, आपको ये पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। यानी कि L, इसको मैं L बोल दूँ, इसको L' बोल दूँ, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्ट्रिक्स की के बाद आप लेटस रेक्टम की अगर इक्वेशन लिखना चाहते हो, लेटस रेक्टम की इक्वेशन, तो वो हो जाता है आपका y इज इक्वल टू -a, ठीक है। y इज इक्वल टू -a। अब देखो ऐसे लिखा ना, आपने गलत कर दिया, यस। अब ध्यान से देखना है आपको कैसे लिखना है, ठीक है। अब इस कर्व के हिसाब से देखोगे तो गलत हो जाएगा, तो आप अपना ही कर्व बनाएं, ठीक है। अब मैं देखो आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्ट इस कर्व के हिसाब से करोगे तो फिर सब में आपको इस चीज़ को इक्वल कर करके दिखाना होगा, ठीक है। एक तो वो भी तरीका, एक हम अपना ही कर्व बना सकते हैं। जैसे कि हमें ये पता चल गया कि वर्टेक्स कहाँ पर है, तो -½ यानी कि x से
इधर साइड क्योंकि बनने वाला है, तो ये -½ और इधर -1/4, तो यहाँ कहीं हमारा पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो ये वर्टेक्स है -½ -1/4। तो देखो ये हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगा वो x इक्वल टू -½ होगा। तो देखो पहले x इक्वल टू 0 होता था क्योंकि पहले y एक्सिस होती थी। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला जो होगी वो -1/2 होगी, यहाँ लिख भी दो एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब इस एक्सिस ऑफ पैराबोला पे अब ये दूसरे मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, पॉइंट्स में लिख दूँ -1/2 -1/4, ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में है ये। अब यहाँ से आपको हाफ नीचे जाना है क्योंकि a की वैल्यू हाफ है ना, ये लेंथ हाफ होती है, तो यानी कि -1/4 में -1/2 नीचे जाना है, तो -2/4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -3/4 हो जाएगी इसकी, ठीक है। और साथ में ये वाला पॉइंट x का कोऑर्डिनेट तो सेम बना रहेगा, तो -½ -3/4, बोलो सही है। ये कोऑर्डिनेट आपके -½ -3/4 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी कि लैटिस रेक्टम की जो इक्वेशन हो जाएगी दैट विल बी y इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब हम चाहें तो ये पॉइंट्स भी पता कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो -3/4 और इसके भी y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे, x कोऑर्डिनेट निकालना है और ये 2a लेंथ होती है, तो 2a लेंथ का मतलब हो गई 1, क्योंकि a की वैल्यू है हाफ, तो यानी कि 1 आपको इधर जोड़ना है और 1 इधर घटाना है, तो इस पॉइंट से आप 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो यानी कि -3/2 आएगा, बोलो 1 जब आप, ठीक है, आपका पॉइंट कितना आया, -½ में 1 इधर जाएगा तो -3/2 आएगा, तो मैं यहाँ लिख दूँ L बोलता हूँ मैं इसको, तो L की वैल्यू हो जाएगी -3/2, -3/4। L' अगर L" मैं लिखूँ या L' लिखूँ, तो L' में क्या होगा, जो -1/2 है इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1/2, -3/4 हो जाएगी। ये तो वही रहेगा क्योंकि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ऐसे एक ही वर्टिकल लेवल पे है बोलेंगे हम लोग। तो ये हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स जाना है आपको, तो अब आप देखिए इस पॉइंट जो कि -1/4 से आपको 1/2 ऊपर की तरफ जाना है, तो ऐड कर दो, -1/4 + 2/4 लिख दो इसको, तो 1/4, तो ये कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1/4, तो ये जो है आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/4, बोलो सही है, ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 1/4 इज डायरेक्ट्रिक्स। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि ये जो पॉइंट, ये जहाँ पे फुट रहता है, फुट ऑफ दिस प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला है इसका फुट कितना हो, तो y का कोऑर्डिनेट तो 1/4 है, x का कोऑर्डिनेट देखो ये -½ ही चलता रहेगा, तो वो फुट जो है m जिसको बोलते थे हम लोग, वो मैं लिख दूँ -½ 1/4 है। अच्छा, यहाँ पर इसकी टेंजेंट अगर लिखने जा रहे हो तो वो y इज इक्वल टू -1/4 है, तो सब मैंने लिख दिया है, जो जो चीज़ें आप सोच सकते हो वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट? तो एक बार आप बना के भी ऐसे लिख सकते हो, या जैसे मैंने आपको कल बताया था आप वैसे भी लिख सकते हो, दोनों मेथड से आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। केवल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये 2a होता है, ये 2a होता है, फिर तो आपको कोऑर्डिनेट्स आगे पीछे करने, ये लाइन कितने पीछे होती है, ये चीज़ कितनी पीछे होती है, वो चीज़ जान के, वो रिस्पेक्ट जान कर कि कितनी इस चीज़ के रिस्पेक्ट में पॉइंट कितनी दूर है, इस चीज़ के रिस्पेक्ट में पॉइंट कितनी, यहाँ से वर्टेक्स से क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है, तो ये सब चीज़ें कि ये कहाँ लाई करता है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है, तो एक्सिस पता कर लेना, जो लैटिस रेक्टम होता है वो कैसे होता है, तो ये जो फील है उसको जानने के बाद आप इस तरीके से कर पाते हो, ठीक है, क्लियर है।
तो आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत आनी, अगर आ रही दिक्कत तो 2-3 क्वेश्चन करिए आप, ठीक है, और फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की फोकल डिस्टेंस। ये बड़ा ही मतलब आप डिफिनीशन वाली चीज़ है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अभी आप जस्ट सीख जाओगे। तो हम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला अपना पैराबोला ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे P पॉइंट लेते हैं, और मान लीजिए हमारा जो ये a,0 है, होता ही है, ठीक है, ये P पॉइंट है। तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो xp है, xp, इसका ये कोऑर्डिनेट जो है वो xp है और ये कुछ y है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हमें फोकल डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पर एक और महानुभाव हैं, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, और उनकी वैल्यू है x इक्वल टू -a, वो पास होते -a,0 से। अब आप देखिए कि फोकल डिस्टेंस, तो किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस निकालने का मतलब होता है PS, लेकिन हमें पता है कि प्रॉपर्टी है पैराबोला के अंदर कि ये जो PS की लेंथ होती वो PM के भी बराबर होती, इसी वाली प्रॉपर्टी पे तो ये पैराबोला ही बना है। तो rather than finding out the distance by using the coordinates of S, and from this point we can find out this perpendicular distance, which is going to be quite easy, because इतनी distance तो हमारा coordinate है XP है, और इतनी जो दूरी है वो a है, तो यानी कि जो फोकल डिस्टेंस होगा उसको लिखिए आप, ठीक है। जो फोकल डिस्टेंस होगा वो आप लिखोगे कि PS जो है वो PM है और PM जो है वो XP प्लस A है, ठीक है, क्लियर है। PS जो है वो PM है, क्योंकि ये तो डिफिनीशन ही है, और PM जो है वो क्या है, वो साफ साफ दिख रहा है कि ये X और ये A है, सो दिस इज XP प्लस A। अब आपको पता है कि PS जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू A होगा। क्यों? क्योंकि XP जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि वो हम लोगों ने राइट साइड में लिया है ना। तो XP का कोऑर्डिनेट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो PS हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू A, ठीक है। PS, क्योंकि XP सबसे छोटा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, XP सबसे छोटा कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है ना, बाकी तो सब जगह पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे छोटा जब रहेगा तो PS की डिस्टेंस जो है वो A हो जाएगी, जब PS की डिस्टेंस। बाकी इसका कहने का मतलब है कि सबसे छोटी दूरी पर, सबसे छोटी दूरी पे जो पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। यानी कि PS की मिनिमम वैल्यू अगर हम लोग देखें तो भाई देख लो ना, इस इनइक्वालिटी से PS मिनिमम इज A। तो P, व्हेन P इज एट वर्टेक्स, जब P वर्टेक्स पे होता है, जिस समय P जो है वर्टेक्स पे होता है, देन द डिस्टेंस, देन फोकल डिस्टेंस इज मिनिमम। उस समय पैराबोला पे फोकल डिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम होती है। क्या किसी को इसमें कोई परेशानी? ठीक है, वर्टेक्स वाला ही पॉइंट होता है जहां से फोकल डिस्टेंस मिनिमम होती है ना, क्योंकि उसके बाद से तो आपका XP बढ़ने ही लगेगा। देखो जैसे ही आप इधर की तरफ आगे बढ़ोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ बढ़े तो ये कुछ बढ़ गया, और आगे बढ़े तो और बढ़ गया डिस्टेंस, क्योंकि XP प्लस A है ना, A तो है ही है, और बाकी आप XP जोड़ते जा रहे हो। जितना दूर जाओगे, जितना आप इधर साइड जाओगे, जितना साइड आप इधर जाओगे, उतनी डिस्टेंस आपकी फोकस से बढ़ने लगेगी। सबसे कम कब होगा? जब x सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x सबसे छोटा तब होगा जब आप वर्टेक्स पे बैठे होगे। क्लियर? डन है? तो क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया भाई कि PS मिनिमम A होता है फॉर वर्टेक्स। अब देखिए, जैसे कि आपको सर्कल के केस में याद होगा, सर्कल के केस में याद होगा कि S बराबर 0 होने पर सर्कल पे पॉइंट होता था, है ना, S1 0। S1 ग्रेटर दैन 0 होता था तो हम लोग बोलते थे कि पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है।
इसी तरीके से S2 जो है लेस देन 0 होता था तो जो है आपके सर्कल के अंदर पॉइंट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाई करेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाई करेगा। तो S क्या होता है, S होता है यहाँ पर जो इक्वेशन है दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, S1 क्या हो जाएगा, जो पॉइंट आप रख रहे हो यानी कि y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, यानी कि ऐसा पैराबोला आपने बनाया तो ये जो पॉइंट है दैट इज x1 कॉमा y1। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो x1 कॉमा y1 है। ठीक है, तो जो S1 है दैट इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो S1 जब ग्रेटर दैन 0 होगा, है ना, ये तो आपको पता ही है, तो पॉइंट विल बी आउटसाइड द पैरा, तो आउटसाइड पैराबोला। तो इसीलिए मैं कहा देखो अब ये चीज़ आपको समझाने में समय थोड़ी नहीं लगेगा, आपको सर्कल आता है कि जब S1 ग्रेटर दैन 0 होगा तो आउटसाइड पैराबोला, जब S1 इक्वल टू 0 तो ऑन पैराबोला। ठीक है, और जब S1 लेस दैन 0 तो इनसाइड पैराबोला। ठीक है, तब पैराबोला के अंदर। ठीक, तो ये पॉइंट याद रहेगा आपको। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोगों ने लाइन एंड सर्कल पढ़ा था वैसे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं दैट इज लाइन एंड पैराबोला। ठीक है, किस टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम लोग, लाइन और पैराबोला। ठीक है, लाइन और पैराबोला कि किसी भी लाइन का पैराबोला से क्या रिलेशन है, कब कोई लाइन पैराबोला को कट करेगी, कब कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करेगी, कब कोई लाइन जो है कॉर्ड बन जाएगी किसी पैराबोला। याद होगा सर्कल में भी किया था हम लोगों ने, ऐसा कुछ आया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, उसको करने का तरीका अपने को आता है क्वाड्रेटिक बना के करना, तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बना के करना पड़ेगा। क्या मानते नहीं हो आप इस बात को? तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एस है बिल्कुल सेम फंडा चलेगा हर जगह, इसलिए आपको बिल्कुल सर्कल आपने ढंग से पढ़ लिया है तो काम हो जाएगा आपका। तो ये हम लोग पैराबोला यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। अब जो है एक लाइन हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एल, और इनके बीच में हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए मान लीजिए हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम लोग इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इसके अंदर रख देंगे, तभी तो इंटरसेक्शन पता चलेगा। सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो दिस विल बिकम एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम एक्स सी इज इक्वल टू 4ax। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक बना लो आप, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर कर दो प्लस 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 प्लस, हाँ 2mc माइनस 4a टाइम्स एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ से d निकालना होगा, ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से आपको d निकालना होगा। अगर d ग्रेटर दैन 0 आ जाता है, समझे भाई फंडा क्या होता है, वही होता है क्वाड्रेटिक वाला फंडा होता है। अब d निकालो भाई, चलो d निकालो, d तो b स्क्वायर यानी कि मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉमन ले लूँ क्या, 2mc माइनस 2a, तो b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज 4 टाइम्स m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4amc। ठीक है, माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या हो गई, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर दो आप। ठीक है, अब आपके पास जो d आता है वो 16a, d की वैल्यू जो आती है वो आती है 16a। ये सब आप मतलब कुछ याद नहीं करना है, आपको ये अप्रोच ही बनानी है, a माइनस सी एम। अब a हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, आपको याद होगा पैराबोला में a हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो d अगर ग्रेटर देन 0 है यानी कि a जो है वो ग्रेटर देन अगर cm है ना भाई, d ग्रेटर देन, ये तो है ही पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर a आपका ग्रेटर देन cm के बराबर आता है, ठीक है, तो कॉर्ड, क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। अब ज़्यादा मुझे समझाना नहीं पड़ता, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बार आप सर्कल पे फोकस कर लेते हो तो ये टैंजेंट की तरीके से एक्ट करेगी। जब d 0 होगी तो d 0 होने के लिए a इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा, तो m, तो c की वैल्यू जो आएगी वो a बाई एम आ जाएगी। ठीक है,
और अगर डी लेस देन 0 है यानी कि ए लेस देन सी एम है तो फिर नो इंटरसेक्शन, तो दोनों लाइन में कोई भी जो है रिलेशन नहीं है, लाइन बाहर रहेगी इस पैराबोला की। यानी कि इस वाली कंडीशन में पैराबोला है और ऐसे लाइन ने कट किया है, इस वाली कंडीशन में लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर है, इस वाली कंडीशन में पैराबोला यहाँ है और लाइन यहाँ कहीं है। ठीक है, क्लियर भाई, किसी को कोई दिक्कत? डी, तो ये कंडीशन आप अपने आप ही लिख सकते हो। अब खास तौर पे यहाँ पे टेंजेंट के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो टेंजेंट की कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी बहुत ही सिंपल। ये देखो जनरल पैराबोला ले रहे हैं हम लोग, बाकी के पैराबोला के लिए आपको इसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। यानी कि ए इज इक्वल टू सी एम आया, यही तो आया। तो यानी कि आप जो है सी की जगह ए बाई एम लिखेंगे, तो यानी कि जो इक्वेशन है आप टेंजेंट की लिखोगे ए बाई एम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये हमारी टेंजेंट हो जाएगी पैराबोला की। क्लियर है? चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब डी ग्रेटर दैन 0 वाले केस में, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए हमारी जो है पैराबोला है, ये एक कॉर्ड है जिसने इसको दो जगह पर कट कर दिया है, ये ए पॉइंट है और ये इसका बी पॉइंट है, और इस लाइन का मान लीजिए स्लोप है एम। ठीक है, सी का ही तो अपने, तो लेंथ ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है तो ये पॉइंट आपको निकालना होगा, ये पॉइंट पता करना होगा, और फिर लेंथ निकालने के लिए आप जैसे x1 y1 x2 y2 ये फाइंड आउट कर भी सकते हो। मतलब एक तरीका है कि आप फाइंड आउट करके और इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लो, वो है एक तरीका। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसको थोड़ा सा याद कर लेंगे आप, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि किसी भी लेंथ ऑफ कॉर्ड को अगर आप जानना चाहते हो पैराबोला, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो मान लीजिए कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका x2 है। ठीक है, y1, अब x1 पता है तो y1 निकाल ही लोगे, x2 पता है तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड को याद करिए आप, मॉड ऑफ जो बड़ा हो उससे सब्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे x2 दिख रहा है बड़ा तो x2 माइनस x1 कर लेना, और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। ठीक है, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका लेंथ ऑफ ए बी होता है, याद कर लो इसको। ठीक है, बाकी आप लिख करने को कर सकते हैं, ठीक है, कि ये x2 हो जाएगा, इसको ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है जब हम लोग पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये x1 और x2 अगर इसके दो रूट्स हो जाएं, अगर एक क्वाड्रेटिक इन x हो जाए तो ये डिफरेंस हो जाएगा रूट्स में। भाई ये क्वाड्रेटिक देखिए किस में क्वाड्रेटिक बनाया हम लोगों ने, x में क्वाड्रेटिक बनाया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है, x की क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक आपको ढंग से आनी चाहिए, उसकी वैल्यू आप यहां पर लिख सकते हो। तो वो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ए बी की लेंथ अगर आप लिखना है आपको तो आप यहां पर रूट डी बाई ए लिखें, डिफरेंस ऑफ रूट याद ना हो तो दैट इज रूट डी बाई ए होता था, तो वो यहाँ का ए अलग है, रूट डी बाई ए लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए जो होता है और डी आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, और इधर आपके पास है 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ मॉड में, तो ये आपका जो है इंटायरली आप जो है डिफरेंस, तो डी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है। देखिए भाई डी की वैल्यू, भाई सब लोग डी की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। डी की वैल्यू हम लोगों की 16 ए स्क्वायर माइनस 16 ए एम सी, यानी कि 16 ए टाइम्स ए माइनस सी एम है। ठीक है, तो अंडर रूट डी, यहाँ पे मैं लिख दूँ अंडर रूट डी कितना होगा, तो 4 टाइम्स ए माइनस सी एम, 4 टाइम्स अंडर रूट ए टाइम्स ए माइनस सी एम हो जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर वैल्यूज को रख दो, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, सोचो ए बी की लेंथ, तो अंडर रूट एक तो 4 आ जाएगा और फिर ए माइनस ए सी एम था, कितना था यार, ए इंटू ए माइनस सी एम, ए इंटू
ए माइनस सी एम, ठीक है। और जो ए है, ए क्वाड्रेटिक में जो ए आया था, क्वाड्रेटिक क्या गई, एम स्क्वायर, तो उसका रूट करोगे, है ना, तो वहाँ से आपका एम स्क्वायर आया, और यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये आपके पास कॉर्ड की लेंथ आ गई, दैट इज 4 बाई एम स्क्वायर, ए बी क्या हो गया 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट ए टाइम्स ए माइनस सी एम इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला हो गया। तो इसको रटना नहीं है, अब आपको क्या रटना है बेसिकली, अगर ये याद कर लो आप, तो ये चीज़ आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये इक्वेशन फट से निकाल लेना, ये इक्वेशन फट से निकाल लेना, ये डी वगैरह फटाक से निकाल लेना वहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये पता रहना, तो आप इस तरीके की लेंथ ऑफ कॉर्ड के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको आई गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गई थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गई थी, कंडीशन फॉर ऑफ टेंजेंसी कितना हो गया, तो ये बहुत ही सिंपल हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ठीक है। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई, ठीक है, यानी कि c की वैल्यू a बाई एम आई थी, c की वैल्यू a बाई एम आई थी। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे टेंजेंट की इक्वेशन है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है, डन हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल है आपके लिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x आया, और इन्होंने बोला कि भाई फाइंड आउट करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद m इज इक्वल टू 2। बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, लेकिन उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जिसकी स्लोप 2 है। तो सबसे पहले आप इसको 4a से 16 को कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 4 आ गई, तो c की वैल्यू आप लिखोगे a बाई एम, यानी कि 4/2। फॉर्मूला क्या था, a बाई एम मैंने यूज़ किया, तो c की वैल्यू आ गई 2। तो अब आप लिखते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y और m की वैल्यू कितनी आई थी बोलो 2, तो 2x प्लस 2, तो ये हमारी टेंजेंट की इसकी इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है, m की वैल्यू जब हमें 2 पता हो। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल है। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से भी एक बहुत पते की बात निकल के आएगी। तो देखिए इन बातों को ध्यान रखना है, आप फॉर्मूले रटने की कोशिश ना करें, किस तरीके से डेरिवेशंस हो रहे हैं उस पर अगर आप फोकस करोगे तब आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है, वो बहुत फास्ट करना आना चाहिए। तो इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, मान लीजिए किसी पॉइंट से पास कर रही है लाइन, और वो लाइन जो पास हो रही है वो h कॉमा k से हो रही। तो अब देखो लोकस के क्वेश्चन करने के लिए टेंजेंट में बहुत सारे लोकस के क्वेश्चन आते हैं, उनको करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम पासेस थ्रू h कॉमा के, तो मतलब कि k इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम, यहाँ पे h हो जाएगा प्लस a बाई एम, ठीक है। तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम, तो अब यहाँ पर k टाइम्स m हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर h प्लस a। अब इसको हम लोग एक तरफ करेंगे, यानी कि m स्क्वायर h माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक बन गई हमारी, किसमें बोलो, दिस इज द क्वाड्रेटिक दैट वी हैव फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एम। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्लियर है भाई, दिस इज द क्वाड्रेटिक। तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक होने का मतलब कि कोई एक ऐसा पॉइंट एम में बाहर है जहां से हम लोग दो देखिए टेंजेंट डाल पा रहे हैं। How many tangents we are able to put here? 2 tangents we are here to able to put when h k जो है हमारा बाहर है। तो देखिए आप तभी यहाँ पे 2 m आ रहे, एक इसका स्लोप m1 हो गया और एक इसका स्लोप m2 हो गया। तो आप देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, एक m1 और m2 मिलेगी। क्या है इक्वेशन, h टाइम्स m स्क्वायर। तो देखिए एक सारा खेल जो है क्वाड्रेटिक का होता है, एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0।
इसके दो रूट्स हैं, एक रूट है m1 और दूसरा रूट है m2। अब देखिए मैं क्यों तेज पढ़ा पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सर्कल कर चुके हो और ऐसी चीज़ें आपको आती हैं। अब आप सम ऑफ द रूट्स लिखिएगा बच्चों, अब आप सम ऑफ द रूट्स लिखिएगा तो k/h आएगा। ये क्या मुझे बताने की जरूरत है आपको? प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखिएगा तो c/a होता है, यानी कि a/h होता है। ठीक है, अब ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो सोचिए कि ये जो दोनों टैंजेंट के बीच का जो एंगल थीटा है, थीटा, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन काफी बना सकते हैं। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 मॉड, क्योंकि एक्यूट लिया जाता है। तो इस चीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि अगर दो आपके स्लोप मतलब बताइए कि h कॉमा k का लोकस बताइए, जब इनके बीच का एंगल ये हो 90 हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। तो आई थिंक ये बात क्लियर रहेगी आपके पास। तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं जिससे कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ड्रॉन तो फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ड्रॉन आउटसाइड, है ना, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर tangents are drawn, on parabola, which include an angle of 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पे tan थीटा, अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। अब स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि अपने को तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू h बाई k बाई एच एंड m1 m2 इज इक्वल टू a बाई एच। ठीक है, ये लिखना है। तो हम लोग इस चीज को क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग दिस एज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2, और नीचे को ऐसे ही रखो 1 प्लस m1 m2। ऐसे लिखने का कारण है क्योंकि सम पता है। तो यहाँ पर आप m1 प्लस m2 को k बाई एच लिखें, m1 प्लस m2 को आप k बाई एच लिखें और m1 इंटू m2 को आप a बाई एच लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a बाई एच अपॉन 1 प्लस a बाई एच का होल स्क्वायर, और ये आपका 60 डिग्री था तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो h और k के बीच में आप रिलेशन निकाल लोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4ah डिवाइडेड बाई h प्लस a का होल स्क्वायर। अब मुझे लोकस लिखना रहेगा तो h की जगह x रख दूंगा और k की जगह y। तो ये मेरे लिए बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखिएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax यहाँ से बन गया देखिएगा, और 3 टाइम्स x प्लस a का होल स्क्वायर। यही तो है लोकस, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 4ax, ये आपका लोकस। इस तरीके के क्वेश्चन का लोकस निकालने के लिए ये फंडा होता है। ठीक है, ये फंडा होता है, ये फंडा आपको आना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द लोकस क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ। एक और क्वेश्चन करा दें, बोलो कोई दिक्कत नहीं हो तो एक और क्वेश्चन कराएंगे आज। सो फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, find the locus of a point, tangents, ठीक है, tangents drawn from which are such that
आर सच दैट स्लोप ऑफ वन, स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ वन एंड टेंजेंट एक्सीड्स, यानी कि स्लोप ऑफ वन एक्सीड्स अदर विद 4. तो फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट tangents drawn from which are such that the slope of one exceeds the other with 4. यानी कि जब सोल्यूशन करने जाएंगे आप तो आप एक चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर जो दूसरे का स्लोप है वो पहले के स्लोप से 4 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग m1 को m मान लें तो जो m2 है वो आपका m+4 हो जाएगा। यानी कि दो जो पॉइंट्स है हमारे पास, एक m मतलब स्लोप, दो स्लोप है, उनको हम m के टर्म्स में ही ले सकते कि एक m है और एक m+4 है। क्लियर है? तो अब क्या करोगे, अब हमारे पास देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब मतलब एक से ज़्यादा स्लोप वाले क्वेश्चंस रहेंगे, इस पैराबोला के लिए ही डेरिवेशन हुआ ये देखिए, ठीक है। तो जो टेंजेंट्स के बारे में बात होती है तो उसमें दो ही बातें होती हैं, एक तो सम ऑफ द रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप सम ऑफ द रूट्स लिखेंगे m+m+4 इज इक्वल टू k/h, ठीक है। यानी कि यहाँ से आ रहा है कि 2m+4 इज इक्वल टू k/h, और दूसरा एक प्रोडक्ट भी तो आएगा, m इंटू m+4 इज इक्वल टू क्या होता था, प्रोडक्ट। अब इक्वेशन ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, प्रोडक्ट था a/h, ठीक है। तो प्रोडक्ट a/h यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो आप, तो ये m+2 इज इक्वल टू k/2h, तो m की वैल्यू आएगी k/2h -2। तो यहाँ पर k/2h -2, तो k/2h +4 यानी कि k/2h +2, 4 करोगे तो ये a/h है। तो k²/4h² -4 इज इक्वल टू a/h। क्लियर है? तो इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, बोलो भाई, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी h और k में। अब इसको इधर भेज देते हैं हम लोग, इक्वेशन आ चुकी है आपकी। इस तरीके से आसानी से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है। a/h +4 ऐसे कर दिया हम लोगों ने, तो k²/4h² इज इक्वल टू a+4h/h, और ये h से h कैंसिल हो गया। तो ये बन गया y² इज इक्वल टू 4x टाइम्स 4x + a, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन आ गई, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये आपका लोकस आ गया। तो देखा आपने कि लोकस के सवाल बहुत ही आसान हो रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी लोकस पे, कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच perpendicular tangents can be drawn to y² is equal to 4ax, ठीक है। So find the locus of a point from which perpendicular tangents can be drawn to y² is equal to 4ax। अब देखिए यहाँ पर perpendicular tangents के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि जो m1 इंटू m2 है वो -1 होगा। तो अब m1 m2 a/h होता है इज इक्वल टू -1, तो a + h इज इक्वल टू 0, h की जगह यानी कि x + a इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिए कि ये है कौन x + a, तो आपको याद होगा कि ये तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डायरेक्ट्रिक्स से कभी भी दो टेंजेंट डालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप पैराबोला पे दो टेंजेंट डालेंगे तो वो उनके बीच में 90 डिग्री होगी। कहीं पर भी अगर आप दो टेंजेंट डाल रहे हैं तो 100% उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर है?
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो छोटा सा काम कर लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ लेते हैं आज, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो समझ गए आप, लाइन एंड पैराबोला भी आपने कर लिया और लोकस के क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। क्यों कर ले रहे हैं आप इतनी तेजी से? क्योंकि एक तो आपको सर्कल पता है, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट पता है, एक नया कर्व ही है ये, दूसरा क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो वो सब आपने पढ़े हुए हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको जल्दी आनी चाहिए, ये आपके लिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग समझते हैं, तो देखिए अगर एक ही मतलब दो अलग अलग वेरिएबल जैसे रखने, यानी कि x कॉमा वाई, तो यहाँ दो अलग वेरिएबल हो गए, लेकिन इस x और y में एक रिलेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू 4ax। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसी एक ही पैरामीटर के टर्म्स में इनको लिखें, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर अगर x को, है ना, किसी ने तो किया होगा पहली बार कि उसने कहा होगा चलो x को 80 स्क्वायर रख के देखते हैं, है ना, उसके दिमाग में आई खलबली मची, तो उसने कहा चलो अगर x को 80 स्क्वायर रखें तो कुछ बढ़िया होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर से लोगों को बहुत प्रेम रहता है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 280 हो गई, ठीक है। तो फिर उसने कह दिया कि चलो अब से हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं 80 स्क्वायर और 280 पैराबोला को, और t की वैल्यू अलग अलग हम लोग रखते चलेंगे, तो ये हमारे पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो याद कर लोगे, यानी कि अगर हम कहीं पर ऐसे लिखते पी टी, तो इसका मतलब एक्चुअली वी आर टेलिंग कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है 80 स्क्वायर है और इसका y कोऑर्डिनेट है 280, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये वाले पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि आप 280 अभी तो करके दिखाया आपको, 280 का होल स्क्वायर इज 4a इंटू 80 स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ से आपको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ से भी आपको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर मिल रहा है, तो दोनों जगह से आपको 4a स्क्वायर टी स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर है? तो समझ में आ रही बात? कर लोगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आप समझ लिए। तो कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट को मार्क करना है, कहीं पे आपको पॉइंट को पता करना है, कहीं पे भी अगर कोई पैराबोला का पॉइंट आपको कंसीडर करना है, तो अब आप क्या कर सकते हो, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म में उस पॉइंट को लें। अब मैं जो एक बात बताने जा रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, शायद ही मिले आपको बुक वुक में। ये रहा हमारा, अब देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, ये फोकस है a,0। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट अपना ले लिया, ये P पॉइंट है वैसे तो 80 स्क्वायर 280, लेकिन ये पॉइंट एक लोकस की तरीके से जो पैराबोला में हर जगह घूम रहा है, तो मैं इस T को पता करना चाहता हूँ कि T कब कहाँ क्या वैल्यूज़ T की हों, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जानूँ कि ये पॉइंट क्या होता है, तो ये तो 2a डिस्टेंस होती है हमें पता है, ये भी 2a डिस्टेंस होती है हमें पता है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट जो होते हैं दैट इज a,2a, है ना, ऐसा, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो a,-2a, यानी कि आपके लिए ये टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 1 होनी पड़ेगी, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी, और इसके लिए टी की वैल्यू 1, तो ये तभी सेटिस्फाई हो सकता है जब अगर लैटिस रेक्टम पे आपको पॉइंट चाहिए तो टी की वैल्यू 1 होगी, और इस वाले पॉइंट को आपको चाहिए अगर, तो यहाँ पर t की वैल्यू -1। अब आप एक चीज देखिए कि इधर साइड में क्या होता है कि y स्क्वायर जो है, अब ये t की वैल्यू 1 है ना, ये t की वैल्यू क्या है 1 है, और ये यहाँ पर आओ ओरिजिन पे आओ, तो ये 80 स्क्वायर 280 जो है ये 0 0 होना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो t की वैल्यू है, वर्टेक्स पे जो t की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे t की वैल्यू 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, बीच में क्या 1 से ज़्यादा होगी या कम होगी, अब ये आपको सोचना है।
अब आप देखिए कि कौन सी डिस्टेंस कैसे बढ़ रही है। 80 स्क्वायर है और ये 280 है, ठीक है। ये 80 स्क्वायर है, ये 280 है, तो ये स्क्वायर है और ये जो है आपका टी। तो अब आप देखिए कि क्योंकि ऐसे है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब ये 0 और 1 के बीच में जब रहेगा तभी ऐसा हो सकता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसके कंपेरेटिवली कम होती है, समझे। ये चीज़ कम होती है और ये चीज़ ज़्यादा तब होती है जब आपका क्या हो, बोलो। क्योंकि देखिए यहाँ से ये 0 था, ये दोनों ही 0 थे पॉइंट, समझ नहीं पाए होगे आई थिंक। यहाँ पे देखिए ये x का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से जब चलते गए और इस पॉइंट तक पहुँचे तो वो केवल a लेंथ बढ़ा, लेकिन ये वाला कोऑर्डिनेट 2a लेंथ बढ़ा है, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है और इसकी ग्रोथ कम हुई है। यानी कि जो लीनियर फैक्टर है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है और जो स्क्वायर वाला फैक्टर है उसकी ग्रोथ कम हुई। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने देखा हो, हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे होता था, 1,1 के नीचे ऐसा होता था कि एक्स स्क्वायर वाला नीचे रहता था, ये ऊपर रहता था। इसीलिए मैं कहा कि ये बड़ा ही मुश्किल है कि कहीं आपको मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन सब जगहों पर टी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यहाँ तो केवल रिफ्लेक्शन चल रहा है, तो टी की वैल्यू आपकी जो है -1 से बड़ी और 0 के बीच में होगी यहाँ, ठीक है। यानी कि t इक्वल टू 0 और यहाँ पे -1। अब इस तरफ एकदम से भागेगा ये, क्योंकि अब y के कोऑर्डिनेट्स इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगे जितने x। तो आप देख रहे हो कि शेप कुछ ऐसा होता है, क्योंकि अब y नहीं बढ़ पा रहा है, अब x बढ़ पा रहा है। यही सोच के यहाँ पे स्क्वायर और लीनियर के टर्म्स आए हैं। पहले जो इसके y की चीज़ होती है, यहाँ पर जो ये y का बढ़ने का सिलसिला होता है वो तेज होता है जब t 0 और 1, लेकिन उसके बाद फिर भाई स्क्वायर वाली चीज़ आई, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ी तेज़ी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू y, ठीक है। तो यानी कि यहाँ सब जगह t ग्रेटर देन 1, यहाँ पर आपका t लेस देन -1, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बता दूँ आपको ये चीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चीज़ें आती हैं जो कमी आपको किताब में मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ये अगर फोकस है यानी कि 1,0, तो यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, यहाँ पे t की वैल्यू -1 है, यहाँ पे t की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इस बीच में t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इसके बीच में -1 से लेकर t की वैल्यू 0 के बीच में है। इधर आपकी वैल्यू -1 से कम है t की, ठीक है। और इस साइड आपकी t की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी कुछ कर लिया है हम लोगों ने। अब इससे आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लोकस लिखा जाएगा, किस तरीके से जो है आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में चीज़ों को लिखा जाएगा, वो हम लोग अब कल सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।